चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अरे जरा तो कम से कम शर्म कर लीजिए। समाजवादी पार्टी राम भक्तों का पर्दा कोई एक पर्दा है सपा जब भी कुछ बोले। अरे भैया जो कुकृत्य आपने किए हैं वो उजागर करे जाएंगे जब जब सपा जब जब। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आई विटनेस न्यूज पर बिग बुलेटिन हम प्रतिदिन राजनीतिक चर्चा करते हैं और एक निर्णायक स्थिति तक का प्रयास करते हैं। आज की डिबेट में आज के विषय पर चलें, इससे पहले मेहमानों सबका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के जिला मंत्री आजाद गुरु और नगर अध्यक्ष विकास पांडे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा है, पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़ते हैं। खालिद उस्मानी अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष हैं फरुखाबाद के, और राधे श्याम रखेंगे। तो ये पैनल जुड़ा है आज की तारीख में। कल 2-3 दिन से हम लोग चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। सीतापुर के विधायक राकेश राठौर का 2-3 दिन से चर्चा में है, और चर्चा की दृष्टि से, बयान की नजर से देखें तो हम लोग 2-3 दिन बाद उस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जो बयान है उसमें उन्होंने अपनी जो असहायता है, जो अपनी स्थिति है, वो बयान की है, और उन्होंने और ये स्थिति कई विधायकों की है, कई नेताओं की है। इसीलिए हमने आज की इस डिबेट का विषय भी रखा है, शीर्षक भी रखा है कि भाजपा में कितने और राकेश। हुआ ये कि उन्होंने ये कहा है कि विधायकों की सरकार में विधायकों की हैसियत ही क्या है, अधिक द्रोह लगा दिया जाता है। इस राजद्रोह को लेकर के विपक्ष के नेता जरूर सशंकित रहते थे, लेकिन अब इनकी पार्टी के नेता ही राजद्रोह की बात कर रहे हैं। के बयान का और जो आगे का हिस्सा है वो इस प्रकार है: प्रशासन सरकार से अलग होता है क्या? सरकार और प्रशासन एक पहलू है, चाहे प्रशासन माने या चाहे सरकार माने। भैया सब कुछ अच्छा चल रहा है। किसी से फोन पर उन्होंने कहा है कि भैया सब कुछ अच्छा चल रहा है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम सरकार तो है नहीं, लेकिन हम सरकार में हम ये जरूर बता सकते हैं कि जो सरकार करे वही ठीक मानो। सरकार में विधायकों की हैसियत ही क्या है, अधिक बोलने पर राजद्रोह लगा दिया जाता है। तो ये बयान कई दिन से चर्चा में है विधायक जी का। और राकेश राठौर ये किसी दूसरी पार्टी से आए थे, भारतीय जनता पार्टी में पिछला चुनाव लड़े भाजपा से और जीते हैं। और जो हमने रिसर्च किया इनके बारे में, तो पता लगा कि 1.5 साल तक तो सही रहा मामला। इसके बाद में इन्होंने, इनकी जब बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं बनी तो इन्होंने बयान देना शुरू किए। एक पूरी सीरीज है इनके बयानों की, लेकिन बयान भी तभी निकलते हैं जब अंदर कुछ ना कुछ डर होता है। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेकर के बयान देते हैं, अपने मन की बात निकाल लेते हैं। कुछ ही लोग इस तरह के होते हैं जो अपने मन की बात निकाल करके सामने रख देते हैं। हिम्मत होनी चाहिए ऐसे लोगों में, जो अपनी बात निकाल करके सामने रख देते हैं लोगों के, और वो उससे कभी कभी कुछ फैसले भी हो जाते हैं, कुछ आदेश भी हो जाते हैं। लेकिन तमाम से नेता इसी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो अनुशासन की डोर से बंधे हैं। वो ये सारे माहौल को झेल भी रहे हैं, लेकिन अपनी बात को कह भी नहीं पा रहे।
तो कई राकेश हैं भारतीय जनता पार्टी में, कई दर्जन भी हो सकते हैं राकेश भारतीय जनता पार्टी में, जो इस माहौल को बर्दाश्त कर रहे हों और इस माहौल को लेकर के कुछ कह ना पा रहे हैं। एक अभी लेटेस्ट घटना का जिक्र हम करना चाहेंगे फरुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत को लेकर के, जिसको लेकर के हमने इस राकेश राठौर के बयान को जोड़ा है। सांसद निधि पिछले साल से जब्त कर ली गई है। ये पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ तब ये सरकार का फैसला हुआ था। अब इस बीच में जो संबंधित मंत्रालय है उसने सांसदों को एक पत्र भेजा और उनसे कहा कि कोविड प्रबंधन के लिए आप अपनी सांसद निधि का एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में फरुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख करके ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन भंडारण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया और कहा कि जो अच्छी से अच्छी एजेंसी हो, जो जल्दी से जल्दी हो, ऐसी फैक्ट्री से ये काम जल्द से जल्द करवा लिया जाए हमारी सांसद। उसके बाद में उन पत्रों को लेकर के बाद में जो अपर मुख्य सचिव हैं अवनीश कुमार अवस्थी, उनका पत्र जिलाधिकारी के आया। उसमें अपर मुख्य सचिव ने ये सांसद जी के बयान के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जिलाधिकारी से अपेक्षा की कि में सुस्पष्ट प्रस्ताव आप भेज दें ताकि हम यथोचित निर्णय समय से ले सकें और प्लांट की स्थापना जल्दी से जल्दी हो सके। ये 6 मई को पत्र आया। उसके बाद में जिलाधिकारी जी ने पत्र लिखा है। जिलाधिकारी ने पत्र लिखा उसके बाद में, और पत्र को पूरी तरह से घुमा दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री मतलब अपर मुख्य सचिव को जो जवाब दिया जिलाधिकारी ने, उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केयर फंड से प्लांट स्थापित करने के लिए अपेक्षित था। ये अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पत्र उनके पास आया था। उन्होंने रेफरेंस उन अपर अवस्थी को कि साहब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पत्र आया था और पत्र के आधार पर प्रधानमंत्री केयर फंड से प्लांट स्थापित करने के लिए उसमें कहा गया था। तो हमने इस संबंध में लोहिया जिला अस्पताल जो फरुखाबाद मुख्यालय पर है उसमें स्थापित करने के लिए संबंधित सीएमएस को इस पत्र में प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया। इसमें ऑक्सीजन भंडारण केंद्र का भी जिक्र नहीं था। और ये भी उल्लेख किया गया कि जो जिले के 4 विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं 4, उन्होंने मौखिक तौर पर विधायक निधि से इस प्लांट के लिए धनराशि देने का वादा कर दिया। ये उल्लेख किया गया उस चिट्ठी में। इसके बाद में और इस पूरे पत्र में सांसद मुकेश राजपूत जो सांसद निधि से प्लांट और भंडारण केंद्र लगवाना चाहते थे उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस तरह से पूरे पत्र के जवाब को घुमा दिया गया। इसके बाद में 11 मई को मेजर सुनील द्विवेदी ने अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपए दिए और 15 लाख रुपए दिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, जो उसके बाद में जो फ्लो मीटर है उसके लिए और ऑक्सीजन मास्क के लिए। इस पत्र की 15 लाख रुपए में से कोई अंश या पूरे 15 लाख रुपए किसी ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए जा रहे हैं, जिसका उल्लेख जिलाधिकारी ने अपने कि विधायकों ने मौखिक तौर पर आश्वासन दिया कि विधायक निधि से इस जो लोहिया अस्पताल में प्लांट लगने को है उस देंगे। तो ये सांसद जी का हाल है कि सांसद जी ने इतना सब करके प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख करके ये कार्रवाई यहाँ तक करा दी कि अपर मुख्य की चिट्ठी आती जिलाधिकारी के पास और उसमें लिखा जाता है कि आप सुस्पष्ट करके लिख दें ताकि यथा फैसला लिया जा सके। यहाँ से जो पत्र जाता है, पत्र का जवाब आता है,
वो इस तरह से जाता है कि विधायकों ने मौखिक तौर पर कह दिया है कि हम विधायक निधि से पैसा देंगे, और जो कोविड केयर फंड से हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो रहे हैं, उसके लिए लोहिया अस्पताल के सीएमएस को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ये जो पत्र था, इसमें ऑक्सीजन भंडारण केंद्र का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। तो ये स्थिति भी है कि अब ये सब होने के बाद में भी सांसद मुकेश राजपूत राकेश राठौर बनने की स्थिति भी नहीं है, उन्हें भी अगला चुनाव लड़ रहा है। तो राकेश राठौर बनना हर सांसद विधायक के लिए बस की बात नहीं है, लेकिन खुद हर आदमी रहा है इस माहौल में। विवेक नारायण जी, हम बहुत लंबा हो जाता है प्रस्तावना, आप शुरू करिए कि जो हमने भूमिका बताई है उसमें क्या लगता है कि भाजपा में कितने और राकेश राठौर हैं जो अपनी बात कह पाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इस वातावरण में अपने को घुट जैसा है उसे बर्दाश्त करो, जैसा है जैसा समय काटो। जी, आपका विषय तो बहुत ही इस समय कहा जाए बिल्कुल अत्यंत सामायिक है, और इस जनसंहार में किसी भी जमीन से जुड़े व्यक्ति या स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए चुप्पी रखना बहुत ही मुश्किल का काम है। देखा कि इस राकेश राठौर और कितने बनेंगे, तो ये शुरुआत तो देखिए मंत्री के बयान से पहले हुई थी, जो कानपुर, फर्रुखाबाद, आगरा, जसराना, लखीमपुर खीरी होते हुए सीतापुर तक आई, जो थोड़ी और मुखर हो गई। और जो असली बात थी वो राकेश राठौर ने कह दी। ये भाजपा का अंदरूनी जो आप बता रहे हैं, अनुशासन की डोर की वजह से बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से राकेश राठौर देश के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, ये जन स्वाभिमान के प्रतीक हैं। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में वही रह सकता है जो हाँ में हाँ मिला है। इसके लिए आप देखिए कि नीरज मिश्रा, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सिर कटाया और उसके बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया कि वो हाँ में हाँ नहीं मिलाई। लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने 2014 में 80 में से 73 सांसद लाए, लेकिन हाँ में हाँ न मिलाने के पीछे वो भी किनारे कर दिए गए। यही स्थिति अडवाणी जी की या कल्लाद जी की या मुरली मनोहर जी की हुई। इन्होंने कुछ लोगों के साथ नहीं मिलाया तो उन्हें किनारे कर दिया गया। और ये जिन लोगों ने जो ये आप समझिए ये शुरुआत हुई है, अभी ये 7 जिलों में पहुंचा है और ये 22 तक आते आते ये 70 जिलों तक पहुंचेगा। जो भी जनता से जुड़ा हुआ है, जो जमीनी आदमी है, वो अनुशासन की डोर से भले बंधा हो, लेकिन देर सवेर आप देखिए ये बराबर बढ़ रहा है। ये शुरुआत एक से हुई थी, आप याद करिए, याद होगा, ये मंत्री से शुरुआत हुई थी, उसके बाद कानपुर के सांसद ने वही बात, हम कहाँ मुँह छुपाने हम जाए। तो ये सब जो आज विपक्ष कोई बात कहता है तो इनका एक ही फार्मूला है कि ये इस समय राजनीति कर रहे हैं, या जो राठौर जी ने कहा राष्ट्रद्रोह की बात है। लेकिन जब इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं और वो संख्या लगातार बढ़ रही है, ये निश्चय ही एक बहुत ही चिंता की बात है। और भाजपा में तो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। यहाँ पे तो स्वाभिमान अगर आपको रखना है तो फिर तो भाजपा छोड़नी होगी। हमारे बहुत से भाजपा के मित्र हैं जो कहते हैं कि इस जनसंहार में हम भाजपा के अनुशासन की डोर से बने हैं, हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। आज का जो विषय है बहुत ही सम्मानित विषय है, मैं इसका बहुत ही स्वागत करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आज का माहौल चल रहा है, योगी जी की सरकार में उनके जो विधायक हैं, तो एक राकेश राठौर जी नहीं हैं, बहुत से राकेश राठौर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये धीरे धीरे ज्वाला बनके बहुत बड़ा रूप, विकराल रूप लेने वाले हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि 2022 बिल्कुल नजदीक है और हम जनता के से किए हुए वादों
को पे खरा नहीं उतरे और अब हम फिर वापस जाएंगे जनता के बीच, किस मुंह लेके जाएंगे। तो ये एक राकेश राठौर जी नहीं, धीरे धीरे आप देखिए, जैसे भाई साहब ने बताया कि 7 जिलों में ये स्थिति बन गई है। आगे बहुत सभी विधायक, मैं समझता हूँ, इसी रूप में आने को तैयार हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे कि हम आम कहें तो आम कहो, नीम कहें तो नीम कहो। मतलब कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे विधायक जी या सांसद जी या मंत्री जी। तो चाहे मंत्री जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, वो कब तक जनता के किए वादों से पीछे हटते रहेंगे। कभी ना कभी तो आवाज उन्हें उठानी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ी भयंकर स्थिति बनने वाली है भाजपा के अंदर। इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं, ये तो सीधे से कह देंगे कि विपक्ष ये करा रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि इनके घर, ये अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, घर की स्थिति नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज स्थिति इनके बिल्कुल हाथ से निकल गई है और इनको अपना 22 निकलता हुआ देख रहे हैं। ये जनता इनको बिल्कुल नकार चुकी है। वो पंचायत चुनाव में इन्होंने देख भी लिया है, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे एटा हो, पंचायत चुनाव में इनके हाथ कुछ नहीं आया और जनता 22 में तैयार बैठी है, बिल्कुल इनको नकार देगी। और आने वाली सरकार समय कांग्रेस का होगा और ये कांग्रेस ही इस प्रदेश और देश को चला पाएगी, ये जनता भली भांति जान गई है। गौतम बच्चन देर नहीं बोले। हाँ जी, पहले तो मैं शायद आज हमारी जो दुर्घटना हुई उसकी जानकारी आपको होगी। वो करें, शोक प्रस्ताव बाद में करेंगे, शोक प्रस्ताव बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं राकेश जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि राकेश राठौर ने जो बात कही है कि भाजपा इस समय बिल्कुल तानाशाही हो चुकी है। भाई साहब, भाजपा के अंदर साल मोदी और उनकी सरकार में आपस में संबंध एक है ही नहीं। मंत्री कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। हम तो ये बराबर देखे, राकेश जी ने जो सही कहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा कि जिस तरह से बीजेपी कार्य कर रही है उससे लगता है कि अगर अगली बार प्रधानमंत्री मोदी गलती से बन गए तो भाई साहब आने वाले दिनों में भारत वही बनेगा जो चीन में है। चीन अगर ऐलान कर दिया जाएगा कि संविधान और भारत का चुनाव आयोग व लोकतंत्र व्यवस्था सबका भंग हो जाएंगी और जैसे चीन में जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं वही उसी तरीके से भारत में भी हो जाएगी। राकेश जी सचेत कर रहे हैं हम लोगों को, सचेत हो जाइए, नहीं तो इस तरीके से देश में शासन हो जाएगा। मैं तो राकेश जी की बात, और अभी हमारे संतोष गंगवार जी ने भी प्रदेश के लिए क्या कहा था, योगी से सिलेंडर की बात कही थी ऑक्सीजन के लिए। अभी फर्रुखाबाद के शैलेंद्र राठौर को जो देख लीजिए, भाजपा के हर जगह भी समय विस्फोट होने वाला है और हो सकता है 22 तक भाजपा में बहुत बड़ा विस्फोट होगा। ऐसा विषय जी, हमने कहा जो मामला है विधायक जी का, तो विधायक जी के ऊपर जो उन्होंने हिम्मत की है, जो साहस किया है, उसके लिए हम सिर्फ 2 लाइनें कहेंगे। मैं जनता का चुना हुआ, जनता के भागी हूँ। मैं जनता का चुना हुआ, जनता के सुख दुख का सहभागी हूँ और सच कहना ही अगर बगावत है तो समझ लो हम भी बागी हैं। तो उन्होंने जो सच बोला है वो निश्चित तौर पर जो विपक्ष बोल रहा है, जो बौद्धिक लोग बोल रहे हैं, जो आज जन भावना से जुड़ी हुई बातें हैं वो बोल रहे हैं। और सच्चाई ये है, अपने जनपद में ही देख लीजिए 4 एमएलए हैं। भाजपा का कार्यकर्ता कोई किसी से पूछ लेना, या किसी भी दल के कार्यकर्ता से पूछ लेना, या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लेना जो जरा सा भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता हो किसी दल का ना, तो वो भी ये बता देगा कि किस विधायक की चल रही है और किसकी नहीं चल रही। सच्चाई ये है कि सरकार में ये जो सरकार चल रही है, इससे बड़ी जातवादी सरकार दूसरी कभी नहीं बनी। और जो सजातीय विधायक हैं मुख्यमंत्री जी के, उनको ही ऐसा लगता है कि सरकार हमारी है, बाकी किसी विधायक को ऐसा नहीं लगता है कि सरकार हमारी। राकेश राठौर जी का ये कोई आज नया बयान नहीं है, उनको पहले भी बहुत से बयान आए हैं
और उन्होंने एक बार ये भी बयान दिया था कि मुख्यमंत्री जी भगा देते हैं विधायकों को अगर उनके मन की बात नहीं बोली जाए तो। अब जिस कमेटी का चुना हुआ मेंबर उसकी बात, मेंबर की बात अध्यक्ष नहीं सुनेगा, विधानमंडल दल का नेता विधानसभा के सदस्य की बात नहीं सुनता है, भगा देता है, तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं लोकतंत्र तो खतरे में है ही। उनके यहाँ उनके ही लोग कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सच्चाई तो ये है कि जो उनके सच उनकी जुबान तक आया है, वास्तव में यही सच है कि अगर कोई जरा सा भी बोल देता है तो उस पर राजद्रोह कायम हो जाता है और सरकार के खिलाफ बोलना ही राजद्रोह हो गया है। मतलब भाजपा के खिलाफ का मतलब ये है कि आप भारत के खिलाफ हैं। ऐसा माहौल इन्होंने बना के 2014 के बाद खड़ा एक किया है कि अगर आप भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो ये ऐसा समाज कर देंगे कि भारत, भाजपा कब भारत बन गई ये हम लोग समझ ही नहीं पाए। और मतलब अन्य जो लोग उठ रहे हैं उनका तो ये हाल है कि वो एक शायर ने 2 लाइनें लिखी हैं कि हमने झांकते देखा है उनको रोशनदान थे क्योंकि उनकी गली में मेरा आना जाना था और मैं अपने खून का इल्जाम दूं तो किसको दूं क्योंकि कातिल से मेरा दोस्ताना था। तो ये तो सब मतलब इस तरह से घुट रहे हैं, इनकी दोस्ती भी उन्हीं से है तो बेचारे कहें कैसे। अगर यहाँ भी डिबेट में बैठ के कोई प्रवक्ता ये कहने लगे तो हम भी प्रताड़ित हैं तो हंसी तो इन्हीं की होगी कि भाई आपकी सरकार है और आप ही प्रताड़ित हैं। तो इसलिए ये लोग बोल नहीं पा रहे। और कोई ऐसा होता है जो राकेश राठौर बन जाता है। हर आदमी हो सकता है भाई इनकी कुछ उम्मीदें जुड़ी हो कि भाई सरकार है, हो सकता है अब कुछ मिल जाए, अब कुछ मिल जाए, लास्ट टाइम है अब कुछ मिल जाए, इसी आस में चुप है बेचारे, क्या करें। बोलना सब चाहते हैं, जिम्मेदार है। देखिए शेखर जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि राकेश राठौर जी ने जो बात बोली है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उनको भाजपा का नेता मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बात बोली है ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक इंटरनल लोकतंत्र है ये इसके बिल्कुल इतर जाके बोली है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक शब्द बोला है जो आज कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से बोलती चली आ रही है कि आप राष्ट्रद्रोह का जवाब एक तमगा सबको दे देते हैं, राष्ट्रद्रोही का जो भी आप सवाल उठाता है उसे आप राष्ट्रद्रोही बता देते हैं। आज हमारे कांग्रेस के इस आरोप को जो है कहीं ना कहीं चरितार्थ करते हुए पता चल रहा है कि बिल्कुल सही हम लोग आरोप लगाते रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय आज ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमारी पार्टी में है कि अगर सच्चाई बोलेंगे तो कहीं राष्ट्रद्रोही ना बोल दिया जाए। तो इस तरीके की जो विडंबना बना रखी है, और देखिए बहुत सीधी सीधी बात है जो विधायक जी के लहजे में साफ आती है कि जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधियों को भी राकेश जी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा साफ दिखता है। शीर्ष नेता तो ये मानता है कि वोट तो मोदी जी को मिले हैं, मोदी जी के नाम पे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अब जितने भी विधायक है भारतीय जनता पार्टी के उनको आत्मसात करना चाहिए कि आखिर वो हैं क्या, उनकी क्या उनको कोई तवज्जो देता है या नहीं देता है। मैं अपने फर्रुखाबाद की अगर बात करूं तो आप विधायकों की स्थितियां यहां पर ये हैं कि देखिए ना तो गंगा एक्सप्रेस ला पाए, ना ही ऑक्सीजन प्लांट ला पाए, ना ही आलू चिप्स की फैक्ट्री ला पाए, और इसके बावजूद कई बार देखा गया है कि प्रशासन से कहते तो डीएम साहब उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक जो हैं वो राकेश जी की तरह कब बोल पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं जनता की आहें निकल रही हैं, जनप्रतिनिधि उन्हें समझ रहा है और वो बोलने की ताकत रख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग वाकई में धन्य हैं। मैं मानता हूं उन्होंने जो बात कही है ये कड़वी सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी इस पर डिफेंड कितना भी करे, लेकिन आज उन्हीं के नेता ने उसी तरीके से, जिस तरीके से कानून मंत्री ने कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग का चिट्ठा सामने खोल के रखा था, गंगवार जी ने भी खोला, उसके बावजूद आज ये स्थिति सामने आ रही है। हेलो, हाँ बोलो। हेलो भाई साहब। हाँ अरे भाई साहब, ये जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, हेलो, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आप पार्टी है, ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने भारतवर्ष को परम वैभव पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ये सारे दल इसलिए असंतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ ही किसी पास नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम किए हैं देश हित में किए, देश भक्तों के लिए किए हैं, और बाकी सारी पार्टियां भाई साहब कहीं न कहीं आप देखिए तो कोई
दलाली चक्कर रहता है, कहीं कोई चक्कर रहता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहता है। जो कार्यकर्ता तन मन धन से अपनी जमड़ी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देशभक्त और देशभक्ति की भावना के साथ काम करता है। ये सब लोग इसलिए अब बात राकेश, हेलो, बात नहीं राकेश जी की। राकेश जी का क्या सोचना है, क्या मानना है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में चारों विधायक, सांसद और सभी लोग इस कोरोना काल में, इस आपत्ति काल में सभी लोग देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए लगे हुए हैं। और बाकी जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां टांग लगी हैं। केवल भाजपा को नीचे दिखाया जाए, केवल भाजपा की बुराई की जाए, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। भाई विकास जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा विषय है और समस्या भी बड़ी है, क्योंकि ये एक भाजपा के विधायक द्वारा उठाया गया सवाल है। इसलिए विपक्षों को तो कहते नहीं है कि उन्हें बैठे ठाले एक मुद्दा मिल गया, करने को कुछ करने को कुछ। सुनिए मेरी बात भैया, सुन लीजिए, धैर्य थोड़ा सुन लीजिए। मुझे डिस्टरबेंस थोड़ा पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं दूसरे के में करता भी नहीं हूँ। दूसरा, आप जो मुद्दा मिल गया बैठे टाले, करने को तो कुछ करना चाहते नहीं है, तो मुद्दा जो मिल गया अब इसी पे ही कहीं ना कहीं अपनी मटर भुंजाई जाए। तो उसे भुंजाने के लिए ये यहाँ पर विपक्षी साथी इकट्ठे हुए हैं, मगर इनकी मटर ये भुंजने वाली नहीं है, क्योंकि इसका निर्णय देश की और प्रदेश की जनता करेगी। इनके बस का नहीं है निर्णय करना, और वो निर्णय का इंतजार करिए। 2022 का चुनाव उसका निर्णय करेगा। और अभी तय कर लीजिए कि चुनाव 2022 में कराए जाए या न कराए जाए, क्योंकि कोरोना चल रहा है। वरना पता लगे अभी तो आप चुनाव कराने की कहें, और जब चुनाव होने आए तब आप एक नया सगुफा लेके आए कि भाजपा ने चुनाव करा दिए। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने का नाम ही विपक्ष है। जो विपक्ष है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने का नाम, मतलब इस भारत देश का विपक्ष। विपक्ष मतलब कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले कह दूं कि जहां तक है ये राकेश राठौर जी की बात है, वो जिस दल से आए हैं, जहां से भी आए हैं, शायद मुझे लगता है कि उनकी वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही होंगी भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए बेचारे साल डेढ़ साल में ही समझ गए कि ये बहुत ईमानदार दल है, यहाँ मेरी कोई दाल गलने वाली नहीं है। जैसे पिछली सरकारों में थाने हम लोग बेच लिया करते थे, वैसे ये यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ थाने जनता के लिए काम करेंगे, यहाँ पुलिस जनता के लिए काम करेगी। रात में लोग लूटेंगे नहीं, और लूट का हिस्सा विधायकों के पास नहीं जाएगा। तो वो सब कहीं ना कहीं दिक्कतें लगी होंगी राकेश राठौर जी को, इसलिए उनकी वो पीड़ा है और वो निकाल रहे हैं। मुझे उससे कोई गुरेज भी नहीं है, वो उनका अपना विषय हो सकता है कि पता नहीं भाई साहब को किस बात की पीड़ा लगी हो। लेकिन आपने एक विषय रखा अनुशासन का। निश्चित तौर पर जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो सबसे पहला अगर वक्तव्य किसी की जबान पे आता है, जैसा कि आपके आया, वो है अनुशासन। अनुशासन में रहने वाली पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी। अच्छे और बुरे जो भी कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, वो हम सब अंदर बैठ के चर्चा करते हैं। कहाँ गलत है, कहाँ सही है, हम सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने वाले लोग नहीं है, ठीक है। दूसरा, हम सार्वजनिक रूप से केवल जनता के हितों में काम करना जानते हैं और उसी के लिए प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा में वही रह सकता है जो हाँ में हाँ करता है। एक सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी ने, भाजपा में वही रह सकता है जो हाँ में हाँ मिलाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपको, तभी आपने क्या बोलते हैं, इंदिरा कांग्रेस बनाई गई, आपके नारायण दत्त तिवारी नहीं रह पाए। तभी आपके जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार पूरी पार्टी चाहती थी कि प्रधानमंत्री आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने, लेकिन आपको तो स्टैम्प चाहिए था। तो हाँ में हाँ मिलाने वाली पार्टी कहाँ पसंद, किसे पसंद करती है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा, आने वाला दौर कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार आएगी। बड़ा मुगालबता पाले बैठे हैं साहब। देश की जनता ने आईना दिखा दिया दूसरी बार भी, और पहले से भी नीचे ले जाके धकेल दिया। पूरा देश ये जानता है कि गरीबी खत्म करने का नारा नेहरू जी लेके चले थे, और मनमोहन सिंह जी तक वो गरीबी खत्म करने का नारा आज भी कांग्रेस का जिंदा है, मगर गरीबी खत्म नहीं की, क्योंकि जानते हैं वो गरीबी किसकी खत्म करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग। तीसरा, सपा के प्रवक्ता ने एक बड़ा सवाल छोड़ा है, भाजपा कब भारत बन गई पता ही नहीं चला। वाकई में आपने बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया सवाल छोड़ा है। पूरा देश आज ये जानना चाहता है, पूरा देश ये जानता है, लेकिन हमारे विपक्षी नहीं जानते हैं
कारण अब मैं बताऊं आपको, भाजपा कब भारत बन गई। भाजपा तब भारत बन गई जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्राओं पे बैन लगा दिया गया, जब निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, तब भाजपा भारत बन गई। और जब एक महिला का चीर हरण किया सपाइयों ने और उसे बचाने वाले एक भाजपाई आगे आए, तब भाजपा भारत बन गई। तो इसके सैकड़ों उदाहरण हैं कि भाजपा भारत कब बन गई। तो इसका जवाब आपको देश की जनता देगी 2022 में कि भाजपा भारत कब बन गई। धन्यवाद। ये बड़ा एक विषय उठाया था ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के, उस पर ना देकर के लोग भाषण कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब सी बात है कि इतनी लंबी भूमिका के बाद में भी जो ऑक्सीजन प्लांट का मुद्दा है, सांसद की नहीं सुनी जा रही है। फर्रुखाबाद की राकेश राठौर की खबरें कई दिन से छप रही हैं, कई चैनलों पर चल रही हैं। फर्रुखाबाद के सांसद की बात यहाँ के जिलाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था, हम लोगों ने डिबेट भी की थी। सांसद जी ने कहा था कि हमने तो समीक्षा बैठकों में जाना ही बंद कर दिया, और उसका ही ये सिलसिला है कि ये जो पत्र आया है अपर मुख्य सचिव का, जवाब में जो लिखा गया है, ये सब उसी का सिलसिला है। तो उस पर अगर रहते तो हम लोग फर्रुखाबाद से संबंधित कुछ अच्छा हल कर सकते थे। हाँ विवेक जी, जल्दी एक मिनट में से हट के बात करना जेपी के हमारे साथियों का एक सगल है। बात राकेश राठौर की जिस संदर्भ में हो रही है, या और जो 7 सांसद मंत्रियों विधायकों ने जो बात कही है कि आज ये जनसंहार जो हो रहा है, ये देश की जनता का विश्वास का नतीजा है। ये जीत हार को आप समझते हैं कि हमें कोई रजिस्ट्री हो गई है। अरे ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। आप महामारी को अवसर में मत बदलिए, महामारी को अवसर में मत बदलिए, महामारी को अवसर में मत बदलिए। ये अवसर तलाशने वाले लोग हैं कि आपने तो ये यहाँ तो लोग महामारी से मर रहे हैं, आपने तो हजारों सिखों को मरवा दिया, आपने तो देश में भैया आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है। महामारी को अवसर बना रहे हैं, महामारी को अवसर बना रहे हैं, महामारी अवसर होती जा रही है कांग्रेस के लिए। ये एक अवसर है महामारी कांग्रेस के लिए। देना चाहता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस बात पर राकेश जी के बयान, भैया महामारी अवसर है तुम्हारे लिए, सब कांग्रेस के लिए महामारी सत्ता का अवसर मात्र है, इससे ज्यादा महामारी कुछ भी नहीं है। चाहे सिलेंडरों पर अपनी फोटो लगा के एम्बेसियों में देने का मामला हो, और चाहे आप नीचे उतरकर काम ना करने का, फर्जी बसों की सूची देने का, महामारी अवसर है कांग्रेस के लिए सत्ता का। सत्ता का सुनहरा अवसर बनती है कांग्रेस महामारी को। क्यों नहीं कर रहे सेवा? अरे भैया हम तो कर रहे हैं, आपको बताने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ युवा मोर्चा के लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। आपसे ज्यादा ट्विटर ने सराहा है, इस प्रयास को ट्विटर ने सराहा है और उसे अपने यहाँ रजिस्टर्ड हैंडल करार दिया है। ठीक है, ये आपकी तरह दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं, दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करना कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है, कांग्रेस का एजेंडा एकमात्र है डकोसी राजनीति करना। इनसे बातों से जब कुछ होना नहीं है जो आप कह रहे हैं, आप अपने ही विधायक को कहीं ना कहीं होना किससे बीजेपी। जब वैक्सीन लगाने की बारी आए तो आप कह दो ये बीजेपी की वैक्सीन है, और जब राहुल गांधी को कोरोना हो जाए तब वैक्सीन लगवा लें। तो ये इस राजनीति से होना है ना, इस राजनीति से आप भला करना चाहते हैं भारत का। कांग्रेस का रवैया गैर जिम्मेदाराना नहीं, बहुत निंदनीय है। कांग्रेस का रवैया बहुत निंदनीय है। पहले तो राहुल गांधी ये तय करें कि ये वैक्सीन किसकी है, ये भारत की वैक्सीन है, भारत के वैज्ञानिकों की है, या भाजपा की वैक्सीन है। न्यायिक गैर जिम्मेदाराना और सत्ता लोलुपता का इससे भद्दा उदाहरण कभी नहीं दे सकता। आपको याद हो जब देश में पोखरण परीक्षण होते हैं तब कांग्रेस उन पोखरण परीक्षणों पे सवाल उठाती है। हमने अटल जी ने बड़े लफ्जों में संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके देश की वकालत की। हम विपक्ष में होने के बावजूद भी हमने अपने देश का पक्ष
मान सम्मान के साथ रखा, लेकिन कांग्रेस इतनी गंदी सियासत करती है, पोखरण जैसे विस्फोटों पर सवाल उठाती है कि हमें जरूरत क्या थी पोखरण विस्फोट करने की, ऐसे सवाल उठाती है। हमें वैक्सीन पोखरण की चर्चा किए आप। आपने देखा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा सरकार में की वजह से इस पे आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। जो जनसंहार भाजपा की सरकार की गलत नीतियों की वजह से पूरा देश में आज जनसंहार हो रहा है, इससे हट के बात करने से आप जनसंहार पे पर्दा नहीं डाल सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि इस जनसंहार के बीच में दिल्ली में मोदी महल क्यों बन रहा है, मोदी महल की क्या जरूरत थी इस समय। संसद इससे ज्यादा पुरानी दुनिया में है, लेकिन संसद भवन इसमें बनने की क्या जरूरत थी। ऑक्सीजन प्लांट आप कहीं लगा नहीं पा रहे हैं, अस्पतालों में बेड आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और आप वहां पे मोदी महल बनवा रहे हैं। ये अरे भैया, आप छत्तीसगढ़ में अगर बनवा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन बनवा रही है कांग्रेस, तब कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को। दोहरी राजनीति मत करे कांग्रेस। एक बात बोले, हम इतना कहना चाहेंगे, भाजपा इस समय सरकार में है, किसी भी मुद्दे पे सरकार का पहलू पहले जान लिया जाया करे, क्योंकि ये लोग सवाल इतने छोड़ देते हैं, जवाब लेते नहीं, बाद में सब लोग हावी हो जाते हैं। अरे भैया, जो सवाल आपने किए उनके जवाब मैंने देने का प्रयास किया है, और जहां तक जितने भी सवाल किए मैंने कोशिश की है सबके जवाब दूं। महामारी को जनसंहार कहने वाले पहले कोरोना वैक्सीन को क्लियर करें। कोरोना वैक्सीन भाजपा की है या देश के वैज्ञानिकों की है? वैक्सीन है कहाँ, वो तो विदेश में भेज दी है। अरे भैया, झूठ मत फैलाओ, झूठों के सरदार हैं। झूठ में पीएचडी कर ली है कांग्रेस ने। कांग्रेस को यही नहीं पता कि वो लोच गए कहाँ। कांग्रेस मतलब झूठों की सरदार, झूठों की सरदार। कांग्रेस में ये नहीं पता है कि साहब वो वैक्सीन गई कहाँ। कांग्रेस जिसने महामारी, पोलियो जैसी महामारी को खत्म करने में 35 साल ले लिए, 35 साल में कांग्रेस पोलियो जैसी महामारी को खत्म कर पाई। आज भी गरीबी कांग्रेस के लिए मुद्दा है। 60 साल से कांग्रेस ने पहली मैनिफेस्टो में मुद्दा रहा है गरीबी हटाओ, और 60 साल बाद भी आज भी कांग्रेस का मुद्दा है गरीबी हटाओ। तो 60 साल में कांग्रेस ने किसकी गरीबी हटाई, ये बताए कांग्रेस। एक सांसद एक विधायक को झूठों से पीटता है, अनुशासन इतना ज्यादा है भाजपा में। भाजपा आप निहत्तेकार सेवकों के लिए राम भक्तों के लिए दो शब्द कह देते राधे श्याम जी। अरे जरा तो कम से कम शर्म कर लीजिए। राम भक्तों का पर्दा कोई एक पर्दा है। अरे भैया, जो कुकृत्य आपने किए हैं वो उजागर करे जाएंगे जब सपा लोग पैसे ही लगेगा कि खाके बिल्ली हज को चली। तो सपा के साथ तो स्पष्ट है कि जब लोकतंत्र की दुहाई सपा और कांग्रेस देंगे तो 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली कहावत चरितार्थ होगी। कांग्रेस आपके विधायक आपके राजनीति कर लेना। आज के बुलेटिन के डिबेट को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज एक दुखद समाचार अभी शाम को प्राप्त हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव और इस जिले में पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अतुल शर्मा का कोरोना से दुखद उनकी मौत हो गई है। हम सब उनके निधन पर शोक संतप्त हैं और अपनी संवेदनाएं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, और जो भी दुख उन पर पड़ा है वो पूरा उनके परिवार के लोग सहन करें। हम लोग 1 मिनट मौन रह करके आज के इस एपिसोड को समाप्त करेंगे।
ओम शांति। आज की इस डिबेट को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विकास पांडे का, शुभम तिवारी का, विवेक जी का, खालिद उस्मानी का, गौतम कश्यप का, गुरुचरण आजाद का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।